5वीं शताब्दी में भारत गोल्डन एज पीरियड से गुजर रहा था। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत हिंदुस्तान ने अनेक ऊंचाइयां प्राप्त करी, जैसे साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री, आर्किटेक्चर। हर विषय में भारत पूरी दुनिया से आगे उभर कर आया। उसी दौरान इस दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया, जिसने तकरीबन 800 साल तक अपने ज्ञान से पूरे विश्व को प्रकाशित किया, जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। पर कहते हैं ना, जिस चीज की शुरुआत हुई है उसका एक ना एक दिन अंत भी होता है। इस विश्वविद्यालय पर कई बार हमले हुए, पर यह डट कर खड़ा रहा। लेकिन 12वीं शताब्दी में इस ज्ञान के मंदिर का अंत हो गया। तकरीबन 700 साल तक ये विश्वविद्यालय मिट्टी की चादर में छुपा रहा। 1812 में एक स्कॉटिश जियोग्राफर ने इस खोए हुए इतिहास के कड़ को जमीन से निकालकर पूरी दुनिया को दिखाया। चलते हैं समय में 1700 साल पहले और जानते हैं नालंदा की कहानी। इसे किसने बनाया, क्यों बनाया और कौन था बख्तियार खिलजी, जिसने इस विश्वविद्यालय को तबाह किया। बिहार एक ऐसा स्टेट जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्राइम, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी जैसे शब्द आते हैं। एक ऐसी छवि आती है कि ये जगह कितनी पीछे रह गई भारत के अन्य राज्यों से। लेकिन आज से 1700 साल पहले बिहार की कहानी कुछ और थी। कहानी की शुरुआत होती है गौतम बुद्ध से। भगवान बुद्ध का जन्म प्रेजेंट डे नेपाल में हुआ था। वो एक राजघराने से थे, पर राजपाट में उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लगभग 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और निकल गए स्पिरिचुअलिटी की राह पर। गौतम बुद्ध ट्रैवल करते हुए पहुंचे राजगीर, जो कि मगध की कैपिटल हुआ करती थी। मगध एंशिएंट बिहार का ही नाम था। अब सवाल ये है कि भगवान बुद्ध मगध ही क्यों पहुंचे? ऐसा इसलिए क्योंकि मगध प्राचीन भारत में एक बहुत बड़ा सेंटर था लर्निंग और स्पिरिचुअलिटी का। वहां रहकर भगवान बुद्ध ने ध्यान किया और वहीं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। धीरे धीरे गौतम बुद्ध और उनकी बातें उस जगह चर्चित होने लगी कि लोग उन्हें और उनकी टीचिंग को फॉलो करने लगे। अपना ज्ञान और फैलाने में उन्हें उस समय वहां रूल कर रही हरियांक डायनेस्टी के राजा बिंबिसार का फुल सपोर्ट मिला। गौतम बुद्ध जिस जगह बैठकर अपनी टीचिंग दिया करते थे, वो जगह और उसके आसपास के एरिया को तकरीबन 500 व्यापारियों ने गुरु दक्षिणा के तौर पर उन्हें डोनेट किया, ताकि वो अपनी टीचिंग को और फैला सकें। समय के साथ वो जगह और उसकी मान्यता बढ़ती चली गई। गौतम बुद्ध के इस दुनिया से जाने के बाद जब मगध की जमीन पर गुप्त साम्राज्य का राज आया, तब उन्होंने भी गौतम बुद्ध और उनकी टीचिंग को पूरा सपोर्ट किया। गुप्त साम्राज्य के राजा कुमारगुप्त वन ने 5th सेंचुरी में उस जगह की अहमियत को बरकरार रखते हुए ये डिसाइड किया कि इस जगह को शिक्षा का केंद्र बनाया जाए, जहाँ भारत समेत पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आए और भारत बने विश्व गुरु। इसी आइडिया को सपोर्ट करते हुए शुरुआत हुई दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी की। एंड इसी के साथ चलते हैं हम अपनी वीडियो के सेकंड फेज में। कुमारगुप्त ने 1417 एडी के करीब नालंदा की कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई, बट ये यूनिवर्सिटी हमेशा से इतनी बड़ी नहीं थी। यानी कि समय के साथ जैसे जैसे गुप्त साम्राज्य के अनेक राजा आए, उन सभी ने इस जगह पर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करवाई और धीरे धीरे इस यूनिवर्सिटी का साइज बढ़ता चला गया। इवन गुप्त साम्राज्य के जाने के बाद जब यहाँ पर पाल डायनेस्टी का राज आया, तब उनके राजाओं ने भी इस यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करते हुए यहाँ बहुत सारी डोनेशन और डेवलपमेंट करवाई। इन कंस्ट्रक्शन के टाइमलाइन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एविडेंस है, जो कि वीडियो में हम आपको आगे दिखाएंगे। नालंदा की पीक पर यहाँ पर 10,000 के करीब स्टूडेंट्स पढ़ते थे और उनके लिए 1500 से 2000 के करीब टीचर्स थे, जो कि ना ही सिर्फ उन्हें पढ़ाते बल्कि उनके साथ ही रहते। उन्होंने उनका गुरु होने के साथ उनके गार्जियंस का भी रोल प्ले किया। इस वीडियो के लिए रिसर्च करते समय एक सवाल आया मन में कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनका एडमिशन कैसे होता था। जैसे आज के ज़माने में नीट, गेट, कैट, ना जाने ऐसे कितने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो उस समय क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता था। और तब मुझे पता चला कि नालंदा में एडमिशन लेने के लिए एक बहुत ही टफ एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू देना पड़ता था, जिसे सिर्फ 10% स्टूडेंट ही क्लियर कर पाते थे। यानी कि हर 100 में से सिर्फ 10 लोग केपेबल थे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। उस समय नालंदा में 2 भाषाएं बोली जाती थी, संस्कृत और पाली। तो ये 2 भाषाएं तो आपको आनी चाहिए। साथ ही गौतम बुद्ध और उनकी टीचिंग के बारे में आप कितना जानते हैं उसे भी टेस्ट किया जाता था। सब कुछ सही होने पर ही एक स्टूडेंट को यहाँ पर एडमिशन मिलता था। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात तो यह है कि जो यूनिवर्सिटी का टेस्ट और इंटरव्यू था एडमिशन का,
उसे वहाँ के द्वारपाल यानी सिक्योरिटी गार्ड कंडक्ट करते थे। तो आप इमेजिन करो, जिस यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड इतने इंटेलिजेंट हैं, तो उस जगह की शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा रहा होगा। एडमिशन प्रोसेस सबके लिए सेम था, डोमेस्टिक स्टूडेंट से लेकर इंटरनेशनल स्टूडेंट। जब फेमस ट्रैवलर और स्कॉलर ह्यूंगसंग भारत आए, उन्हें भी नालंदा में एडमिशन लेने के लिए सेम टेस्ट देना पड़ा। ह्यूंगसंग ने नालंदा की कहानी में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है, तो ये नाम याद रखना, वीडियो में आगे काम आएगा। नालंदा में उस समय भारत समेत कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, पर्शिया, टर्की, ग्रीस और अन्य देशों से लोग पढ़ने आते थे। इवन महान स्कॉलर्स और साइंटिस्ट जैसे कि आर्यभट्टा, नागार्जुना, चक्र, सशस्त्र, बुद्ध पालिता और आयुर्वेदा समेत बहुत से महान लोग यहाँ स्टूडेंट होने के साथ टीचर भी रहे। एंड वी ऑल नो इन लोगों ने इस पूरी दुनिया में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। अब बात करते हैं ये यूनिवर्सिटी ऑपरेट कैसे करती थी, डे टू डे लाइफ यहाँ पर कैसी थी और मैनेजमेंट कैसे काम करता था। अभी जो आप ये एरियल व्यू देख रहे हो यूनिवर्सिटी कैंपस का, ये पूरे नालंदा का सिर्फ 10 से 12% है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी का 90% हिस्सा आज भी जमीन के अंदर दफन है, लेकिन हम उसे खोद कर नहीं निकाल सकते क्योंकि आसपास अब ह्यूमंस की सेटलमेंट हो गई है, तो उनको हटाकर वहां पर खुदाई करना अब पॉसिबल नहीं। तो मन में यही सवाल आया कि इस यूनिवर्सिटी का फिर एक्चुअल साइज कितना बड़ा था, क्योंकि यहाँ पर तो 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। इसका मतलब ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी थी और रिसर्च करने पर भी यही हमें मिला। यूनिवर्सिटी के एक्चुअल साइज का हमें क्लियर एविडेंस मिलता है चाइनीज ट्रैवलर मुनिशिरी के अकाउंट्स में, जो कि ह्यूंगसंग के बाद भारत आए थे। मुनिशिरी ने डिस्क्राइब किया कि नालंदा 48 ली के क्षेत्र में फैला हुआ था। एक ली होता है 500 मीटर के करीब, उस हिसाब से 48 ली कैलकुलेट करें तो ये अप्रॉक्स 20 किलोमीटर का एरिया निकल कर आता है। मतलब नालंदा का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी जमीन के अंदर दफन है। और ये थी यहाँ की मॉनेस्ट्रीज जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने के साथ रहते थे। एक मॉनेस्ट्री में टोटल 35 स्टूडेंट रहते थे एंड सबका इंडिविजुअल रूम था, जैसा कि आप इन ब्लॉक्स को देख सकते हैं। रूम में गेट तो था लेकिन उसे लॉक नहीं कर सकते। हर रूम में देसी घी का दिया जलाया जाता था और जो सीनियर स्टूडेंट्स थे उनके रूम में एक छोटी सी गुफा टाइप सी होती थी जहां वो बैठकर ध्यान करते थे। इसके सामने जो आप देख रहे हैं ये है कुआं। हर मॉनेस्ट्री का अपना खुद का कुआं था ताकि किसी को अगर प्यास लगे तो बाहर जाने की जरूरत नहीं। एंड इसके अपोजिट जो साइड में ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए खाना पकाया जाता था। नालंदा में सभी को सिर्फ 2 टाइम खाना सर्व किया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चे पढ़ते कहाँ थे, उसके लिए भी कहीं नहीं जाना दोस्तों। ये जो चबूतरा देख रहे हैं, इसी पर आचार्य बैठकर क्लास लिया करते थे और सामने सभी स्टूडेंट्स बैठकर क्लास अटेंड करते थे। ये तो सिर्फ कुछ मॉनेस्ट्रीज हैं जो सरवाइव कर गई थोड़ी बहुत, और यहाँ तो तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। तो आप सोचो कितनी मॉनेस्ट्रीज अभी भी जमीन के नीचे दफन है। अब एक मजे की बात बताता हूँ आपको, इन सभी फैसिलिटीज के लिए नालंदा ने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बच्चों से एक चवन्नी नहीं ली, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। सो द क्वेश्चन इज, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को ऑपरेट करने के लिए फंड्स कहाँ से आते थे? हजारों बच्चे और टीचर्स का खर्चा किसकी जेब से निकलता था? वेल, इसकी जिम्मेदारी थी नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल की, जो कि नालंदा के आसपास बसे 250 गांव से डोनेशन और टैक्स कलेक्ट करते थे और उन्हीं पैसों की बदौलत ये यूनिवर्सिटी ऑपरेट करती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और ना ही लोग ज्यादा बात करते हैं, वो ये कि यूनिवर्सिटी हमेशा से इतनी बड़ी नहीं थी और ना ही ऐसी दिखती थी। 12वीं शताब्दी में पूरी तरह तबाह होने से पहले नालंदा पर कई बार अटैक्स हुए और ये बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। फर्क इतना था कि उन अटैक्स के बाद ये फिर पुनर्जीवित हो उठी। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेशन के दौरान यहाँ 3 से 4 डिफरेंट लेयर स्पाई कंस्ट्रक्शन की, यानी ये यूनिवर्सिटी 3 से 4 बार टूटकर बन चुकी है। इसका एक उदाहरण ये भी है, ये जो आप 3 स्टेयर्स देख रहे हैं, ये 3 डिफरेंट सेंचुरीज में 3 डिफरेंट राजाओं ने बनवाई थी। पहली सीढ़ी 5वीं शताब्दी में बनवाई गई, दूसरी 7वीं शताब्दी में और तीसरी 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी में नालंदा यूनिवर्सिटी अपने सबसे लोवेस्ट फेज में थी और तब यहाँ पाल डायनेस्टी का राज था। इस समय तक नालंदा पर कई बार आक्रमण हो चुके थे, बट अब कहानी में एक ऐसे राक्षस की एंट्री होती है जिसकी जितनी गंदी शक्ल थी उससे कई गुना गंदी और नीच सोच। इसी के साथ चलते हैं अपनी वीडियो के फाइनल फेज में और जानते हैं नालंदा के अंत की कहानी। नालंदा 12वीं शताब्दी में तबाह कैसे हुई, ये समझने से पहले जानते हैं कि ये तकरीबन 700 साल तक कहाँ खो गई थी और दुनिया के सामने कैसे आई। एंड ट्रस्ट मी, यह हिस्सा कहानी का बहुत मज़ेदार है। शॉकिंग बात यह है कि नालंदा के बारे में आज हमारे पास जो भी जानकारी है, जो भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई, ये सब भारत में आए विदेशी ट्रैवलर्स के रिटर्न अकाउंट्स और जर्नल से ली गई इन्फॉर्मेशन है। सैडली हमारे इतिहास के बारे में हमारे पास ही कोई लिखित जानकारी नहीं है, क्योंकि जो लिखा हुआ था उसे इस्लामिक इन्वेडर्स ने नष्ट कर दिया। आपको ध्यान होगा ऊपर मैंने बताया था कि ह्यूंगसंग नाम का एक चाइनीज ट्रैवलर भारत आया था। ऑनेस्टली ये इंसान ना होता तो शायद हमें नालंदा कभी नहीं मिलती और ना ही हमारे पास इतनी
पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। ह्यूमसंग ने भारत में आकर नालंदा में एडमिशन लिया। वो यहाँ 5 साल स्टूडेंट रहे और 10 साल टीचर। उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट किया और जब वो वापस अपने देश गए, अपने साथ 20 घोड़ों पर लाद कर 756 बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स ले गए और 150 बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स। उन्हीं के चलते बुद्धिज्म भारत से निकलकर चाइना और उसके आसपास के रीजन में फैला। बात है अर्ली 1800s की, जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज था। उस समय फ्रांसिस हैमिल्टन नाम के एक स्कॉटिश ज्योग्राफर थे जिसने हिंदुस्तान की कई जगह का सर्वे किया था। फ्रांसिस के हाथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ह्यूमसंग द्वारा लिखी गई एक किताब लगी जिसका नाम था सी यू की। इस किताब में ह्यूमसंग ने भारत की अपनी पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करी थी और नालंदा के बारे में काफी कुछ बताया था। फ्रांसिस ने जब पूरी किताब पढ़ी वो हिल गया। उसे लगा अगर सच में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी हिंदुस्तान में तो उसके कुछ न कुछ अवशेष जरूर मिलेंगे और वो निकल गया अपनी खोज पर। वो भारत आया और एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर गया जैसा ह्यूमसंग ने अपनी किताब में बताया था। बट फ्रांसिस के हाथ कुछ खास जानकारी नहीं लगी। ले देकर कुछ आर्टिफैक्ट्स और यूनिवर्सिटी के थोड़े बहुत रुइंस जिन्हें देखकर उसे लगा कि यार ये यूनिवर्सिटी वैसी तो बिल्कुल नहीं है जिस तरह ह्यूमसंग ने डिस्क्राइब किया है। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, और इसमें फ्रांसिस की भी कोई गलती नहीं थी। एक्चुअली असली रुइंस जमीन के अंदर थे और वो यूनिवर्सिटी के टॉप हिस्से पर खड़ा था जहां दूर दूर तक खेत थे और ह्यूमंस की सेटलमेंट। लेकिन फ्रांसिस का भला हो, उसने एक काम अच्छा करा। उसने जितनी भी फाइंडिंग्स करी उस किताब में मिली जानकारी से लेकर वहां नालंदा में जो छोटे मोटे रुइंस मिले उन सबको डॉक्यूमेंट किया और वहां से चलता बना। इसके बाद 1847 से 48 के बीच मेजर माकरम किटोई नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने नालंदा के एरिया में खोज करी, बट उन्हें भी कुछ खास नहीं मिला। समय ऐसे ही निकलता गया और देखते ही देखते 14 साल निकल गए। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए नालंदा के राज खोल दिए। यूनिवर्सिटी के आसपास किसानों को खुदाई के दौरान दुनिया भर के आर्टिफैक्ट्स मिलने लगे। अब ये बात कैसे ही छुप थी। उसी दौरान हिंदुस्तान में अंग्रेजों द्वारा ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ASI का काम होता है इतिहास को प्रिजर्व करना, खोए हुए इतिहास की गुत्थी को सुलझाना। बट आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं, हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने ASI इसलिए फॉर्म किया था ताकि वो भारत के छुपे हुए दबे हुए खजाने लूट सके, मंदिरों में रखा हुआ खजाना उड़ा सके। पहले अपने आप में एक टॉपिक है जिसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। सो फाइनली 1861 से 62 में पहली बार ऑफिशियली नालंदा यूनिवर्सिटी के रुइंस का एक्सकवेशन हुआ अलेक्जेंडर कनिंघम की निगरानी में, और ये क्लियर हो गया कि ये वही महान नालंदा यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में चाइनीज ट्रेवलर ह्यूमसंग ने बताया था। पर नालंदा का सिस्टमैटिक एक्सकवेशन किया गया 53 साल बाद 1915 से 37 तक, यानी पूरे 22 साल। और इसी दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने थिक लेयर पाई एशेस की, जिससे यह साफ हो गया था कि यहाँ भयंकर आग लगी थी जिसके चलते सभी इमारतें ढह गई। नालंदा का सेकेंड राउंड ऑफ एक्सकवेशन हुआ आजाद भारत में 1974 से 82 के बीच, और इसी दौरान इसके रुइंस को रिस्टोर भी किया गया और आज भी समय समय पर वहां पर इसके रुइंस को रिस्टोर किया जाता है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी फाइनली मिल गई और ये भी क्लियर हो गया कि इसे जलाकर डिस्ट्रॉय किया गया। अब नजर डालते हैं उस कहानी पर जो शायद इशारा करता है कि नालंदा को बख्तियार खिलजी नाम के इस्लामिक घुसपैठिए ने क्यों तबाह किया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को 12th सेंचुरी में जलाकर तबाह कर दिया था बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने। इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। बट इस तबाही के पीछे जो रीजन दिया गया, जो कहानी है कि इस वजह से बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को जलाकर तबाह किया, उस कहानी में दोस्तों बहुत कमियां हैं और अब हम उसी के बारे में बात करेंगे। शायद आपने ये कहानी और ये किस्सा इंटरनेट पे सुना भी होगा, रील के फॉर्म में, शॉर्ट्स की फॉर्म में, या फिर किसी एक पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो में भी। अब उस कहानी में गड़बड़ क्या है ये समझने से पहले क्यों ना एक बार उस कहानी को ही सुन लेते हैं। तो हुआ यूं कि बख्तियार खिलजी की तबीयत खराब हो गई थी और उसके हकीम बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे थे। नौबत ऐसी आ गई कि हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमसे ना हो पाएगा। उन हकीमों ने बख्तियार खिलजी को सजेस्ट किया कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी में आचार्य राहुल से अपना इलाज करवाओ और वही एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो आपको ठीक कर सकते हैं। कहते हैं आचार्य राहुल नालंदा यूनिवर्सिटी में मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड थे। ये सुनकर खिलजी भड़क गया और बोला कि मैं किसी काफिर से अपना इलाज कैसे करा सकता हूँ। पर जब हालत ऐसी हो गई कि अब सिर्फ सामने मौत थी तो खिलजी ने भी हार मानकर बोला कि बुलाओ आचार्य को। जब आचार्य राहुल आए और खिलजी से मिले तो खिलजी ने ये साफ कह दिया कि तू एक काफिर है और मैं तेरा दिया हुआ कुछ नहीं खाऊंगा। अब अगर तू मुझे ठीक कर सकता है तो कर, नहीं तो कोई बात नहीं। आचार्य राहुल ने मुस्कुराकर बोला कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने खिलजी का पूरा चेकअप किया और अगले दिन आए हाथ में कुरान लेकर। खिलजी को कुरान दी और कहा कि इसे रोज पढ़ो, सुबह शाम तुम ठीक हो जाओगे। पहले खिलजी को लगा कि ये कैसा मजाक है, बट उसने वैसा ही किया। सुबह शाम कुरान पढ़ी और देखते ही देखते बख्तियार खिलजी एकदम फिट हो गया। हैरान परेशान खिलजी ने पूछा आचार्य राहुल से कि सच सच बताओ कि तुमने मुझे कैसे ठीक किया। तो आचार्य ने बोला मैंने कुरान के पन्नों पे दवाई का लेप लगा दिया था।
जब तुम अपनी उंगली चाट कर पन्ने पलटते थे तब दवा तुम्हारे अंदर गई और उसने अपना काम किया। अब ये सुनकर किसी इंसान का क्या रिएक्शन होगा कि वाह यार कितना दिमाग है इस बंदे में। लेकिन बख्तियार खिलजी ने क्या किया, उसने ये ऑर्डर्स दिए कि हमसे और हमारे हकीमों से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई कैसे हो सकता है, मारो इन्हें। और इसके बाद उसने अपनी सेना के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी पर अटैक किया, उसे जलाकर तबाह किया, वहाँ की लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय कर दिया, वहाँ के बहुत सारे टीचर्स को मौत के घाट उतार दिया और नालंदा यूनिवर्सिटी का खात्मा हो गया। अब ये वो कहानी है जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इवन न्यूज़ एजेंसीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसके ऊपर आर्टिकल लिखे हुए हैं कि ये रीज़न था नालंदा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन का। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम पता है कहाँ है कि इस पूरी कहानी का कोई प्राइमरी सोर्स ही नहीं है, यानी कि इसका कोई भी लिखित कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो इसको वेरीफाई करे। क्योंकि नालंदा के बारे में जितनी भी जानकारी है वो चाइनीज़ ट्रैवलर्स के जर्नल्स और उनके द्वारा लिखी गई किताबों में है, और कोई भी किताब नहीं है जिसके अंदर ये लिखा हो कि ये रीज़न था यूनिवर्सिटी को तबाह करने का। हमें ये पता चलता है कि बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को तबाह किया क्योंकि उनका ये काम था। सो इन रियलिटी ये एक मेडअप कहानी है जिसे किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर फैला दिया। और भाई साहब ये इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, आज के ज़माने में आपको पता ही है कि कुछ भी वायरल हो जाता है। उसी तरह ये कहानी भी इतनी वायरल हो गई कि सबने इसको अपने प्लेटफॉर्म पे कवर किया। लेकिन कभी किसी ने ये सोचने की या फिर ये खोजने की कोशिश नहीं करी कि इस कहानी का जन्म कहाँ से हुआ यार। कोई रिटन डॉक्यूमेंट है या किसी आर्काइव में है, किसी बुक में ये लिखा हुआ है, किसी हिस्टोरियन ने इसको कभी वेरीफाई किया है? आप यकीन करोगे मैंने इस कहानी के बारे में सिर्फ 10-15 दिन तक रिसर्च करी और मुझे एक भी प्राइमरी सोर्स नहीं मिला। तो अब सवाल यह है कि सच क्या है फिर? आखिर बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को क्यों तबाह किया? दोस्तों रीज़न बहुत ही सिंपल है। जितने भी इस्लामिक इन्वेडर थे जो हमारे भारत में आए थे, यहाँ रहते थे, उनका एक ही काम था कि भारत को लूटो, जितना लूट सकते हो उतना लूटो, जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ो। क्योंकि वो यहाँ पर किसी को नहीं मानते थे, उनके लिए सिर्फ वो, उनकी फॉलोइंग और जो वो चीज़ें मानते थे उनका धर्म सबसे ऊपर था। सामने वाले की कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। बख्तियार खिलजी ने सिर्फ नालंदा ही नहीं, नालंदा के अलावा और जो यहाँ पर जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी उन सबको भी तबाह किया और लूटा। और यही एक सिंपल सा रीज़न है, इसके पीछे कोई आचार्य राहुल या फिर बख्तियार खिलजी बीमार हुआ ऐसी कोई कहानी नहीं है। जो मेन रीज़न था वो यही था कि भाई जितने भी इस्लामिक इन्वेडर आए हैं उन्होंने कराया क्या है हमारे देश में? सिर्फ मंदिरों को लूटा है, तोड़ा है, टॉर्चर किया है, स्लेवरी करी है, गलत काम किए हैं। और यही एक रीज़न था और यही थी दोस्तों हमारी आज की कहानी नालंदा यूनिवर्सिटी की। आई होप आपको ये कहानी आज सुनकर अच्छा लगा। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत करी है। मैंने और मेरे दोस्त प्रणय ने, हमने दिन रात मेहनत करके रिसर्च करी, स्क्रिप्टिंग करी, फिर आज रिकॉर्डिंग करके अब एडिटिंग होगी, फिर आप ये वीडियो देखोगे। सो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो आप हमें प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि हम फिर से अपना कमबैक कर रहे हैं यूट्यूब पर। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, हो सके तो कमेंट करें, और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही रोमांचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।